उसके बाद चलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। आवाज क्लियर है सबको? Yes, sir. एवरीबडी गेटिंग द वॉइस Yes. क्लियर ना कृतिका? Yes, sir. Yes, sir. Clear. क्लियर ना? ठीक है। सो व्हाट वांट टू डिस्कस हियर इज वी विल डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट एलॉय। एक एलॉय मैंने मेंशन किया है, मतलब कैसे बताया यहाँ पर बोर्ड पर, कॉपर है, मेटल कॉपर है। कॉपर की वजह से क्या क्या बनते हैं? ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, बेल मेटल, जर्मन सिल्वर। मतलब इन सब में कॉमन एलिमेंट जो इस्तेमाल करते हैं वो अपना है कॉपर है, बराबर है? तो जैसे ब्रास में होता है, ब्रास में कॉपर एंड जिंक आता है साथ में, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज में क्या आता है? कॉपर एंड टिन आता है, करेक्ट? कॉपर एंड टिन। इन द गन मेटल वी आर हैविंग व्हाट? कॉपर, टिन एंड जिंक। अब ये दोनों डाल दिया साथ में तो क्या हो जाएगा? टिन एंड जिंक अलॉन्ग विद कॉपर, इट फॉर्म्स व्हाट? गन मेटल। अब बेल मेटल में भी क्या आएगा? टिन आएगा। तो क्वेश्चन वाइज होता है कि ब्रॉन्ज और बेल मेटल में फर्क क्या है? Bronze or beryl metal, because both are having same composition. So now the difference is that here when you prepare bronze, only there is 10% of tin, and when you prepare beryl metal, there is 20% of tin. This is a major difference. Copper, when added with tin, 10% tin, then bronze, 20% then it forms beryl metal. Then German silver. German silver, we are having what? Copper, zinc and nickel. We are having copper, zinc and nickel हमारे पास प्रेजेंट है इसमें। तो इस तरह से हमारे ये है। यू आर फेमिलियर इनका यूसेज? सर अलॉय के तो पीछे का नहीं दिख रहा है, आगे का उसके। अच्छा, आगे का नहीं दिख रहा है, देख स्क्रीन में नहीं। ओके ओके, वेट वन मिनट। मेटल, कॉपर, करेक्ट है। अनदर मेटल, तो अनदर मेटल, लेट अस सी इस अनदर मेटल। यहाँ पर आएगा जिंक, यहाँ पर टिन, यहाँ पर टिन एंड जिंक साथ में, और यहाँ पर क्या बोला था मैंने? टिन बोला था। अभी दिख रहा है ना? तो मुझे ऐसे बताना है कि ये कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन, बेल मेटल। अब दोनों में टिन ही है और दोनों में कॉपर है, तो फर्क क्या है? फर्क ऐसा है, when you prepare bronze that is only 10%, but when you prepare bell metal it is having 20%. That is the major difference between them. Okay, and here you are having zinc and nickel. When you prepare German silver, it forms copper, zinc and nickel. Clear? So similarly, we are having various alloys here. One of the alloys is ivar, I-V-A-R. We are having ivar, I-V-A-R. तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन योर विच शीट, इन योर क्वेश्चन बैंक में है वो, तो वहां पर हम लोग उसको बता देंगे कि कौन सा आपका alloy है वो, ivar, I-V-A-R. So these are some alloy. Then we move to the next alloy, that is nickel alloy, a nickel metal. From nickel metal, we can prepare one is the simplest is nickel silver. अब नाम से ही पता चल जाता है ना निकल सिल्वर क्या होता है। निकल सिल्वर का मतलब क्या हो गया? इज हैविंग एलिमेंट कॉल्ड एज व्हाट? निकल एंड कॉपर एंड जिंक। निकल, कॉपर एंड जिंक। तो सिल्वर क्यों दिया है? क्योंकि एकदम शाइन करता है, ब्राइट शाइन करता है ये, एंड इट इज, तो ब्राइट शाइन करता है तो फायदा क्या हो गया? ब्राइट शाइन करता है तो निकल, कॉपर एंड जिंक मिक्स करेंगे तो निकल सिल्वर, और इसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी बनाने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लक्षण बहुत अच्छा आता है। तो टू प्रिपेयर इमिटेशन ज्वेलरी, दिस निकल सिल्वर इज यूज्ड, समथिंग न्यू दैट इज हैविंग निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, then next we are having here is copper nickel also. One of this is copper nickel, having nickel and copper present. इसमें जिंक नहीं है, इसमें सिर्फ निकल एंड कॉपर ही है। तो इसको कहां पर यूज करते हैं? कॉपर निकल इज यूज टू प्रिपेयर हाउसहोल्ड यूटेंसिल। हाउसहोल्ड यूटेंसिल तो शेविंग का ब्लेड जो होता है ना, उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, विच वाज कॉपर एंड निकल। Okay, then we go for silver. Silver
सबसे ज्यादा किसके साथ मिक्स किया जाता है? गोल्ड के साथ मिक्स करते हैं। तो 22 कैरेट 23 कैरेट गोल्ड जो बनाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं? सिल्वर डालते हैं। इवन इट इज अ डेंटल एलॉय। सिल्वर इज यूज्ड टू प्रिपेयर डेंटल एलॉय। डेंटल एलॉय का मीनिंग क्या हो गया? जो टूथ फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, वो हो जाता है डेंटल एलॉय। तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें सिल्वर आता है, सिल्वर के साथ में टिन एंड मर्क्यूरी इज प्रेजेंट। Tin and mercury is present and that is prepared for us with in the use of filling of the teeth. तो teeth में फिल करते हैं। जो सीधी भाषा में हम बोलते हैं कि मैंने हाथ में चांदी भरवाई है, तो चांदी नहीं होता है। That is dental alloy is having silver, tin and mercury present in it. And it's soft, it can be easily hardened then later on. Okay, so then along with we also can prepare what there is silver copper. We can also prepare silver copper. अब ये सिल्वर कॉपर ऐसा क्यों है? तो ये भी किसके लिए होता है? तो प्रिपेयर ऑर्नामेंट, सिल्वर के ऑर्नामेंट प्रिपेयर करने के लिए होता है। इट इज हैविंग व्हाट? सिल्वर एंड कॉपर प्रेजेंट। Along with silver, some amount of copper is added, silver copper, and generally used to prepare what? Artificial ornament. तो artificial ornament के लिए क्या यूज किया था हमने पहले? निकल सिल्वर was used, and now silver copper is also used to prepare what? Artificial ornament. So both can be used here. ठीक है? Then we go for steel. Steel में stainless steel हमको familiar है। stainless steel के लिए यूज होता है। Yes? वो दिख नहीं रहा है नीचे जो लिखा है। नीचे का दिख नहीं रहा है तो ऊपर का मैं क्लीन करता हूँ या फिर इधर लिखता हूँ। इधर वाला दिख रहा है? हाँ ओके। स्टील, तो स्टील किसके लिए यूज होता है? स्टील से हम लोग एलॉय बना सकते हैं स्टेनलेस स्टील। तो डायरेक्ट स्टील के लिए स्टील हमको पता है कंपोजिशन क्या है सिंपल स्टील का। तो स्टील में क्या डालेंगे? अगर हमने डाल दिया है क्रोमियम एंड निकल तो क्या बन जाएगा वो? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। इफ यू ऐड क्रोमियम एंड निकल यू कैन प्रिपेयर स्टेनलेस स्टील। बेनिफिट क्या स्टील और स्टेनलेस स्टील में? स्टील हैज अ चांस ऑफ रस्टिंग, हेवियर एलिमेंट, लाइटर इन वेट, इट डज नॉट रस्ट। ये लाइटर एलिमेंट है, रस्ट भी नहीं होता है, आराम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसका स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट इज इनवार, INVAR, समथिंग न्यू एलिमेंट। INVAR, it consists of what? It consists of steel and nickel. It consists of steel, it consists of nickel, and that is called as your what? INVAR, INVAR. ये कहाँ पे होते हैं? वहां पर इस्तेमाल करना है। एक्सपांडिंग है, एक्सपांड नहीं करेंगे, जस्ट एक्सपांड ऑन यूजिंग, थोड़ा सा भी एक्सपांड होता है। इस स्टेनलेस स्टील जरा सा आगे इन पर जरा सा भी एक्सपेंड नहीं होता है। ठीक है? नेक्स्ट वी हैव दिस स्टील से यूज करके निकल स्टील। निकल स्टील, इन दिस वी हैव स्टील एंड निकल। नाउ अगेन क्वेश्चन अराइजेस कि इनवर और निकल स्टील में क्या हो रहा है? बोथ कंपोजिशन आर सेम। So what is the difference between here? In the invar, you are having 36% of nickel, and nickel steel में यहाँ पर सिर्फ 3.5 या 3.2% ऐसा यूज करेंगे। 3.5 यहाँ पर 36% of nickel is used in invar. That is difference between nickel steel and invar. Nickel steel किसके यूज होता है? Nickel steel is generally used to make cable wires. हमारे घर पे जो बर्तन गिट्टे के वायर्स होते हैं ना, बर्तन गिट्टे का तार जो होता है उसमें एल्यूमिनियम मिक्स होता है, एल्यूमिनियम और निकल स्टील का होता है, तो आराम से फ्लेक्सिबल होता है। फॉर दैट पर्पस इट इज यूज्ड। ओके, so this was something alloys for remaining. Now we go for next topic, important topic, हाँ, जिसके बेसिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, that is preparation of potassium dichromate and potassium permanganate. If you want to note down, you may note down this in your notebook, or you are having notes available with you. अपने जो नोट्स है उसमें भी अवेलेबल है, सब कुछ लिखा हुआ है। इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ने लायक बात क्या है? एक तो पढ़ने लायक बात है कि कलर, एलॉय, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। चौथा पढ़ाया था मैंने, हाँ ये एलॉय पढ़ना है चौथा। फिर अभी पढ़ा था पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये दो टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के बेसिस पे मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन से कहाँ चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, कैसे रिएक्ट करेगा,
everything is specially based on what? Potassium dichromate and potassium permanganate. So I will move further the potassium dichromate and potassium permanganate. Now what to remember in that part? In potassium dichromate and potassium permanganate, so we'll go one by one. Potassium dichromate, तो सबसे important लर्न करना है उससे पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या चीज है उसका ओर, द नेम ऑफ द ओर. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को ओर का नाम क्या है? एनीबॉडी रिमेंबर? माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर? मैं फॉर्मूला लिखता हूं, नाम आप बता सकते हैं. Come on, name the ore of potassium dichromate. नहीं याद आ रहा है? इसके ओर का नाम है क्रोम आयन या फिर क्रोमाइट ओर. भूल गए क्या? क्रोम आयन बोलते हैं इसको, या फिर इसको क्या बोलेंगे? क्रोमाइट बोल देंगे. Fe2Cr2O4. सबसे पहले क्या करते हैं? फ्री एलिमेंट करते हैं. इसको हाइड्रोलिक क्लासिफायर में क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे विद स्ट्रॉन्ग वाटर करंट. स्ट्रॉन्ग वाटर करंट में पास करेंगे इन हाइड्रोलिक क्लासिफायर. तो क्या होता है? इससे गैस मटेरियल विल बी रिमूव्ड आउटसाइड. Then next, what to do? With step 2, you have to carry out roasting. Roasting the meaning heating in excess of what? Oxygen. So this iron ore, the chrome iron, is reacted with potassium, sodium carbonate, and excess of oxygen. This complete process is carried out using calcium carbonate. इसको कैल्शियम कार्बोनेट से सल्फेट करके इसको किया जाता है. क्यों कैल्शियम कार्बोनेट का सल्फेशन करना है? क्योंकि वो क्या मेंटेन करेगा? पोरोसिटी. पोरोसिटी मेंटेन करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे. तो दिस इज क्रोम आयन, सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको वॉशिंग सोडा ही बोल सकते हैं. एंड अलोंग विद दैट इट फॉर्म्स अलोंग विद ऑक्सीजन. क्यों लिया है? क्योंकि इसमें क्या होगा? हम रोस्टिंग कर रहे हैं. तो बैलेंस रहेगा. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या रखना है? Na2Cr O4 बनना है. सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है. बाय प्रोडक्ट नहीं रिमेंबर किया तो चलेगा. Na2Cr O4. Na2Cr O4 का नाम है सोडियम क्रोमेट. इसका नाम क्या है? सोडियम क्रोमेट. और ये कौन सा कलर है? इसका कलर येलो. येलो मार्क मतलब जब हमने when you pass sodium carbonate washing soda to the ore and give a strong current of oxygen, high amount of oxygen is parted. मतलब heat की ऑक्सीजन की प्रेजेंस है. मतलब क्या कर रहे हैं? प्रोसेस रोस्टिंग कर रहे हैं. तो हमें क्या मिलेगा? एक येलो मार्क मिलेगा. येलो मार्क मिलता है मतलब कंफर्म हो गया कि हमारे आयन ओर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया है एनिबेटेड. क्योंकि ये आयन ऑक्साइड बाहर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो रिलीज. आयन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ये मिलेगा. इसके बाद क्या करना है? थर्ड स्टेप बहुत अच्छा है. ये जो येलो मास है इसमें हमें पास आउट करना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड पास आउट करेंगे, हमारा क्रोमेट से क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट. Na2Cr2O7. Na2Cr2O7 and byproduct sodium sulfate. H is removed out from water. So you can get sodium dichromate. तो अभी इजी हो गया. क्या? सोडियम क्रोमेट तक आ गए. सोडियम क्रोमेट पहले बना, अब क्या बना? सोडियम डाइक्रोमेट. और फाइनली क्या आ गया हमारे पास? अभी सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाना है आपको? पोटेशियम डाइक्रोमेट. सो यू ऐड व्हाट? KCl. जैसे KCl ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा? K2Cr2O7 एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा. नाउ K2Cr2O7 का कलर कौन सा है? इसका कलर है. तो इसको प्योरीफाई कैसे करना है? इसका पहले क्या करेंगे? इसको वॉश करेंगे विद डिस्टिल वाटर से.
डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और इसका क्या करेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, पूरा क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। अगर प्योर है ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आप रिपीट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम रिक्रिस्टलाइजेशन। पूरा प्रोसेस आपने किया, मतलब क्या किया, रिक्रिस्टलाइजेशन। उससे क्या मिलेगा हमको, हाईली प्योर क्रिस्टल solid crystals of potassium dichromate, and potassium dichromate color is what, orange in color। कलर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। ऑरेंज कलर होता है, एकदम चमकता हुआ कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ठंडे पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज डिसॉल्व हॉट वाटर इज यूज्ड, so it is soluble in hot water। again I repeat, potassium dichromate is soluble in what, is soluble in hot water। then पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक इंपॉर्टेंट चीज लर्न करना है इसमें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या हो जाता है, इट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टीज में। ये प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से लर्न करनी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 व्हेन रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, इट विल फॉर्म पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, C2SO4 Cr2SO4 ट्राई, अब क्या रह गया, H2O एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। और कौन सा ऑक्सीजन मिलेगा हमको यहाँ पर, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है तो कंफर्म हो जाता है कि मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेटिंग एजेंट है। तो आपको याद होगा हमने अल्कोहल फिनॉल में ऑक्सीडेटिंग रिएक्शन जब किया था तो वी यूज व्हाट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एज स्ट्रांग ऑक्सीडेटिंग एजेंट। तो ये राज खुल गया कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन दोनों को रिएक्ट करके क्या मिलता है हमको, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पर वी गेट व्हाट, नेसेंट ऑक्सीजन। लेट्स गो फॉर बैलेंसिंग, बिकॉज़ बैलेंस वही बताता हूं रीजन में। अब SO4 कितनी बार है, 3 बार है, 3 डाल देते हैं, नहीं 3 और 1 4 है ना, सल्फ्यूरिक 4, तो H2 कितना हो गया, 4 हो गया। आप चेक, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, इधर 4 है, तो मैंने 4 3, जो नाउ रिएक्शन इज बैलेंस, तो ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन है। ओके, नाउ व्हाई आई हैव डन हियर इज दिस, तो लेट अस सी ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या करना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है क्या करता है, ऑक्सीडेशन करते वक्त, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है वो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, Cr2O7 +2 चले गए तो कितना बचेगा, -2, +2 चले जाएगा तो कितना बचेगा, -2। अब इस तरफ क्या आएगा, यहाँ पर कैन यू गिव द आंसर, क्या आएगा, क्रोमियम दिखाना है आपको। तो क्रोमियम ऑपरेशन से कितना है यहाँ पर, SO4 का -3 इंटू 6, इसका सॉल्व करते हैं यहाँ पर, Cr2SO4 प्राइम, इसका x इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 -6 तो क्या 6/2, तो कितना आया, +3, बराबर। Cr2O7 कितना आ जाएगा यहाँ पर, +3, यहाँ पर H2O, क्या डाला अपन ने, एसिड, एसिड भी था H+ आया, नाम तो डाला है। सर नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दर्शक सर, राजेश बोलतोय बोला सर, थोडा बोर्ड ना कमी फेंट दिसतोय सर, फेंट दिसतोय, हो सर। चिराग सर गेले, त्याला बॅटने सोडू शकत नाही, मला येत नाही ते, चिराग सर आहेत क्लासमध्ये आहे, नाही चिराग थोडं सर बघा ना, गेले, कॅमेराचं सेटिंग थोडं करून बघा ना सर, आता थोडं हो, हो, क्लिअर हो. होतोय। ओके. आणि थोडं तुमच्या साईडला करा सर कॅमेरा,
तुमच्या लेफ्टला करा कॅमेराला. हा सर, ओके. आता गपचूप बोर्ड सर. कव्हर होतोय, पण थोडा जवळ घेता येईल का कॅमेरा आणखीन? नाही नाही, कॅमेरा थोडा पण आता मेन्शन आहे, लॅपटॉप आहे. अच्छा, ओके. गपचूक सर. लैपटॉप बोलो में सर. करोगे? सर आप है ना थोड़े fonts बड़े लिखिए क्योंकि लैपटॉप का कैमरा फोन पर लिख देता हूँ, वो हो उसका जाएगा. क्लैरिटी कम आएगा. आप बड़ा लिखोगे तो प्रॉपर्ली दिखेगा सर. ओके तुम्हाला सर. सोडियम क्रोमेट वाचता येते सर, तसा फार मोठा प्रॉब्लेम नाहीये, पण फेंट दिसतंय. ओके सर, बिगर लिखूंगा तो क्लियर दिख जाएगा. हाँ सर, बेटर होईल. सर ये लैपटॉप का कैमरा है ना इसके लिए वैसा है और कुछ नहीं. हाँ, अभी और थोड़ा ध्यान से पढ़ाने का, दो सर ऑब्जर्व करें ना मेरे को. सही है सर, ध्यान रखो. हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा सर. बड़ा लिख कर दो ना सर. ओके सर, चल रहा है प्रॉपर्टी रिएक्शन. We were discussing the properties of oxidizing agent. ब्लैक पेन से और बेटर दिखेगा इसमें से ना. ब्लैक पेन इज मोर क्लियर. मस्त सर, छान दिसतंय. अच्छा सर, छान दिसतंय सर, थँक्यू. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर सजेशन. बस ये अपन ने किया था यहाँ पर कि नाइट्रोजन में तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, नेशन ऑक्सीजन मिलता है. एंड टू प्रूव इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है. तो इस प्रोटेक्ट क्रोमिक ना, तो क्रोमिक वाला लेंगे यहाँ पर. तो कैसे लिखेंगे, Cr2O7, ये प्लस तो निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -2. यहाँ पर H एसिड डालना है तो H+L. एंड हियर क्रोमियम सल्फेट में भी दिखाया था कैलकुलेट करके आपको मैंने कैसे. तो क्रोमियम को ऑक्सीडेशन से कितना है अपने पास, +3. एंड वाटर इज हियर प्रेजेंट. नाउ यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन. You have to balance the reaction. In balancing the reaction, how many electrons are lost and gained, that is clear. ठीक है ना. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे वो देखते हैं. Now OH7, तो यहाँ पर H कितना, सॉरी हाँ OH7, यहाँ पर O8 की है, 7. करेक्ट. तो H कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर H हो गया मेरे पास 14 हो गया. H becomes 14. That's why I'll put here is 14H. अभी क्रोमियम मैं डिस्कस कर रहा हूं. क्रोमियम का ऑक्सीडेशन से कितना आ रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट करो. देखो क्रोमियम यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर कितना है, 3 है. तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ 3 या 2 डालेंगे. 2 2 3 6 हो गया. तो चांसेस बैलेंस करना है. क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14. नाउ यू गो फॉर बैलेंसिंग चार्ज. यहाँ पर कितना है, +3 × 2 +6 6. यहाँ पर कितना है चार्ज मेरे पास, +1 -2. +1 -2 मतलब -1 आ रहा है मेरे पास. ठीक है ना. सॉरी, और ये 14 है ना, तो 14 -2 मतलब कितना आ रहा है, 12 आ रहा है. चार्ज कितना है, 12 प्लस चार्ज. सर आप अटक गए. सर आपका वीडियो पॉज सर हो गया. वीडियो फ्रीज झालाय. हाँ. यस, हेलो. इतना क्यों बताया, इतना बताने का ये था क्योंकि हमको अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट upon number of electrons gained. Equivalent weight is equal to molecular weight upon number of electrons gained. So molecular weight when you calculate of this here is, you will get 294 and electron gain is 6. Here is 6. So you get the answer 6 4s are 24
24, 5, 4, 9 are. Equivalent weight of potassium dichromate becomes 49. तो अभी एग्जाम में कैलकुलेशन पूरा नहीं पूछते हैं. एग्जाम में क्या आएगा, आपको ऑप्शन आएगा कि सिलेक्ट व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट. आपको रीजन मैंने तो बता दिया, दैट्स व्हाई विष्णु. तो ये जो क्वेश्चन आ सकता है इससे चेंज करता है और इक्विवेलेंट वेट कितना है. इसमें 2 क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, so here this is the important property of what potassium dichromate. You have to remember here. फिर हमको आता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन एजेंट प्रूव करते हैं. वो एक रिएक्शन का कारण होता है, बराबर ना. सेवेरल मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं. क्रोमिल क्लोराइड. क्रोमिल क्लोराइड का टेस्ट क्या है बताओ. कॉमन स्टूडेंट्स सी व्हाट इज एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन इट फॉर्म्स क्रोमिल क्लोराइड. तो क्रोमिल क्लोराइड बनता है तो क्रोमिल क्लोराइड का कलर क्या है, उसका यूज क्या है. कॉमन सी विल स्पीक. आदित्य ओझा स्पीक. आदित्य है क्या. हाँ सर. हाँ बोलो आदित्य. क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड का यूज क्या है. पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम लोग KCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, क्रोमिल क्लोराइड. फॉर्मूला याद है क्रोमिल क्लोराइड का. Cr नहीं याद है ना. क्रोमिल क्लोराइड कब बनता है. when you react potassium dichromate with potassium dichromate with KCl तो क्या मिलेगा हमको, CrO2 Cl2. क्या मिलेगा हमको, CrO2 Cl2. दिस इज योर क्रोमिल क्लोराइड. प्लस क्या आता है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट. पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ वाटर. हाँ, तो आदित्य ये बताओ जिसका कलर क्या है. हाँ, नहीं पता. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट ऋतिक. रेड ऋतिक व्हाट इज द कलर. रेड ब्लड. हाँ बराबर है. इसका रेड ऑयली लिक्विड है ना. इट इज व्हाट, रेड ऑयली लिक्विड. ठीक है. नेक्स्ट अंजलि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्रोमिल क्लोराइड. Anjali, what is the use of this chromyl chloride? Okay, Bhakti, speak. Bhakti है क्या? Bhakti, can you listen me? Bhakti लगता है मोबाइल छोड़ के चले गई. Yes sir. हाँ Bhakti बोलो, chromyl chloride का यूज क्या है? Yes sir. What is the use of chromyl chloride? Ritik said clearly that chromyl chloride is red yellow liquid, right? Red yellow liquid. Huh? Speak loudly. Sir, aldehyde में. हाँ बोलो ना. डरो मत. aldehyde में क्या. aldehyde अटक के गाड़ी आगे. रिएक्शन का नाम क्या रखो. रिएक्शन का नाम बोल दो. हाँ. बेंजल इटार्ड रिएक्शन में यूज होता है. इटार्ड रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन में यूज किया था. चलो एक यूज. इटार्ड रिएक्शन. वेरी गुड. इटार्ड रिएक्शन में हमने इस्तेमाल किया था इसको. इन द इटार्ड रिएक्शन दिस क्रोमिल क्लोराइड वाज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज फ्लोरोबेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड. वेरी गुड. So second use Chaitanya from Virar. Chaitanya, speak. What is the second use of this? Chaitanya है क्या? चैतन्य नायर. चैतन्य नहीं बोल रहा. दिया, कमान दिया. दिया बोरा. तो ठीक है. सेकेंड यूज नहीं बता देता हूं. किसी को बोलना है आंसर सेकेंड यूज का. नहीं बोलना है. इट इज यूज for detection. It is used for detection of
क्लोराइड रेडिकल। देखो Cl आ रहा है ना, तो इसको क्या यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन इन व्हाट क्वालिटेटिव एनालिसिस पर्पस, स्पेशली क्वालिटेटिव एनालिसिस पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, वेरी गुड एवरीबॉडी। नाउ वी मूव फर्दर। इसका स्ट्रक्चर पोटेशियम डाइऑक्साइड कैसे होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यू आर फेमिलियर? कहते हैं बीच में Cr2O7, 2 minus is that dichromate, and Cr2O4, 2 minus is chromate. ये क्रोमेट, ये डाइक्रोमेट। क्रोमेट इज व्हाट? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और ये डाइक्रोमेट क्या आएगा? डाइटेट्राहेड्रल। एक का मैन ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन कॉमन में आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट स्ट्रक्चर। सिर्फ कलर इसका चेंज होगा। नेक्स्ट uses you are familiar. यहाँ पर it is used for qualitative and quantitative analysis. It is used for estimation of iron and iodine radicals. It is used for preparation of chromalin for dyeing purpose, photography. बराबर है, इस तरह से इसका यूज है। नेक्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल से पहले इसको प्रिपेयर करेंगे ना। I'm sorry, first we'll go for the preparation of what? Potassium permanganate, that is KMnO4. It can be prepared by two different methods. सर आप म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट हो गए हो। एक मिनट में सर को बताता हूँ फोन पे। सर सर म्यूट हो गए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आप म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट हो गए हो। सर के ब्लूटूथ का बैटरी लो हो गया होगा। मैं एक मिनट सर को बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको टेस्ट का रिजल्ट्स मिला ना कल का? रिया पाटिल इज द टॉपर फ्रॉम अलगर। She scored highest marks. बच्चे सर देखें हैं। चैट में मैसेज लिखो सर को। स्टूडेंट्स चैट पे मैसेज लिखो ना सर को। थैंक यू मानसी। थैंक यू जानवी। आपको आज का टेस्ट पता है ना? आज कौन सा टेस्ट है?
केमिकल काइनेटिक्स। हेलो नयन। अरे सर आपका आवाज भी नहीं आ रहा था दत्तुक सर। हाँ वो देखा मैंने, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। लास्ट 6 मिनट वापस बोलता हूँ। का है ना। हाँ वो हाँ वापस हाँ बताओ। ये तुमने देखा कि वो डिवाइस बंद हो गया था, ये मोबाइल का नेटवर्क पे ले गया था। वापस बोलता हूँ। हाँ ओके, we'll start with the potassium permanganate. Potassium permanganate use the ore but pyrolusite ore. Pyrolusite ore formalized MnO2. The name of the ore is pyrolusite MnO2, and KMnO4 is prepared by oxidation and followed by electrolysis और वापस oxidation. Oxidation में क्या यूज कर देंगे हम लोग? MnO2 plus KOH. नहीं आवश्यक था। स्टूडेंट्स 1 मिनट। हेलो। ओके So we move further with manganese, MnO2 and KOH. When reacted, it forms a potassium manganate. Potassium manganate का कलर कौन सा है? Potassium manganate का कलर क्या है? ग्रीन कलर। एक कलर इम्पोर्टेंट है, कलर आपको रिमेम्बर करना है। Now this potassium manganate, when further electrolyzed or further oxidation, carried oxidation with chlorine or some other, and you will get here is potassium permanganate. It is purple in color, or we can say dark violet. Sorry, dark purple or violet in color. That is the color of potassium permanganate. This is the preparation of your resin. इस पोटेशियम परमैंगनेट की खासियत है, क्या खासियत है पोटेशियम परमैंगनेट की? ऐसी खासियत है कि it is an oxidizing agent, you know, okay, but it can be oxidized in all the three medium, that is acidic medium, basic medium, as well as basic medium. Oxidation can be carried out in acidic medium, basic medium, सर आवाज नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स 1 मिनट। सर के मोबाइल का नेटवर्क जाता है ना तो स्पीकर कैसे बंद हो जाता है पता नहीं। एक सेकेंड में बताता हूँ सर को। वन सेकेंड। सर आप वापस म्यूट हो गए। म्यूट हो गया। Last 5 minutes से म्यूट है। सॉरी स्टूडेंट्स, मोबाइल म्यूट हो गया था, तो एक बार वापस बताते हैं। यहाँ पर अल्कीन, if you use alkene and take an oxidation, you take form from glycol.
तो अल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ग्लाइकॉल मिलेगा और ये हमको बनाया दिस इज बेयर्स एंड दिस बेयर्स टेस्ट इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज़ इट हैज आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अभी जैसे मैंने बोला कि अल्कीन्स जैसे मैंने बोला कि पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। तो इसका फायदा क्या है या एक क्यों लर्न करना है? ये लर्न इसलिए करना है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट shows in different equivalent weights in different medium. Different equivalent weight in different medium. In neutral medium, it accepts in neutral medium. It accepts only 3 electrons. Yeah. 3 electrons use करेंगे तो इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको 3 से डिवाइड कर, बराबर है। और अगर एसिडिक मीडियम रहेगा, इन एसिडिक मीडियम तो आपको यहां पर याद करना है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। एंड इन बेसिक मीडियम only 1 electron। ऊपर लिखता हूं तो नहीं है बस। in neutral acidic and basic, in neutral medium how many electrons? 3 electrons, in acidic medium 5 electrons, in basic medium 1 electrons. So there's a number of electrons we have to use when calculating the equivalent weight of potassium permanganate। एक बार वापस, जब पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, इफ यू आर गिवन न्यूट्रल मीडियम देन यू डिवाइड द मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। मॉलिक्यूलर वेट बाय 3, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट बाय 5, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। इसका मतलब इन बेसिक मीडियम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू molecular weight। In basic medium, equivalent weight and molecular weights are equal। So once go through this, everybody। ओके आगे बढ़े। हाँ, इसका स्ट्रक्चर मैंगनेट लो या परमैंगनेट, मैंगनेट और परमैंगनेट दोनों का स्ट्रक्चर सेम आता है, तो फर्क क्या है? सो फर्क ऐसा है, इफ यू गो फॉर द पोटेशियम KMnO4 और इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या आएगा? MnO4 1 माइनस, ये प्लस है, और K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट तो इसका कैसे आएगा? MnO4 2 माइनस। फर्क कितना आएगा? MnO4 2 माइनस and MnO4 1 minus because the number of potassium attached with it, and you do this, the structure of this compound changes. So let us see how the structure changes here is. MnO4 potassium permanganate, तो इसको डिसोशिएट करेंगे, हमें मिलेगा MnO4 -1, दिस इज कॉल्ड एज परमैंगनेट। इसका स्ट्रक्चर हम जब बनाएंगे तो यहां पर ऐसे आएगा MnO with oxidation state -1, with oxidation state what? -1, okay।
नाउ फर्दर, नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर। यहाँ पर कितना है, -1 है, मतलब एक अनपेयर्ड है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। और अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर MnO4 2 माइनस, दैट इज ओनली मैंगनीज, तो स्ट्रक्चर सेम, and because of oxidation state -2, the 2 electrons remains unpaired and 2 remains paired. So this is the difference between the structure of manganate and permanganate. कलर हमको पता है, पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर है। यूज भी हमको पता है, यूज कहां पर करता है, इट इज यूज सबसे पहले तो वाटर प्यूरिफाई करने के लिए। सबसे पहला यूज क्या है, इट इज यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हाट, वाटर। देन सेकंड, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई various compounds, that is for volumetric estimations of peroxides, iodides. Then it is used as a disinfectant and germicides. और एक बताया था बेयर स्ट्रेस में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक यूज बताया होता है, क्या था, इट इज यूज्ड इन व्हाट, blowpipes to detect the presence of alcohol in the human body. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कौन सा बताया था, कलर दूसरा उसका ऑरेंज, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्कोहल इट शोज व्हाट, ग्रीन कलर। जितना डार्क ग्रीन कलर होता है उतना पोटेशियम डाइक्रोमेट डार्क दिखाएगा, उतना अल्कोहल ज्यादा प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ विल गो डिस्कशन विद यू स्टूडेंट्स डायरेक्टली, कम ऑन। सो आई विल आस्क सम स्टूडेंट्स नेम and we have to speak accordingly, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अच्छा भी हो जाएगा। So we'll go with आयुष पाटिल पालगर। आयुष तुम्हारा माइक चालू करो। Yes, sir. हाँ, पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक कहां पर प्लेस किया गया पीरियोडिक टेबल में? It is below periodic table. Below periodic table. Why at the bottom of periodic table? Q? Because it has same here. क्या सेम, क्या साइज, बोलो, बराबर बोलो। साइज हाँ? नहीं आ रहा है, चलो सेकंड नहीं नयन। यार, हाँ चलो, नयन। नयन कौन है विरार से? नयन बोलो। नहीं बोलता नयन। चलो नेक्स्ट इज वी गो विद द, हाँ नयन आ गया, नयन बोलो। रिपीट करो ना। क्या, जोर से, थोड़ा जोर से रिपीट करो ना सर। हाँ, रिपीट क्वेश्चन ऐसा है, उससे निकलने, उससे क्या बताया कि they are placed at bottom of periodic table. Now question is why they are placed bottom of periodic table? नीचे क्यों रखा गया है? अरे अपने क्लास में एक क्लासरूम के बदले एक डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन ऐसा क्यों करते हैं सर? सबको एक डिवीजन में क्यों नहीं बिठाते हैं? जगह बढ़नी चाहिए। Convenience sir. There was no enough space in the periodic table, correct? There was no enough space in the periodic table. If they were placed there, then the symmetry of periodic table would get disturbed. तो symmetry disturb नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको नीचे रखा गया था। Okay. Third question. Why only those? इन्हीं को क्यों रखा गया? बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं periodic table में. Why only those? ये ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड दिखाते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम साइज। Chemical properties are nearly same. Okay. Last question, Nayan, to you. How many shells are incompletely filled and name them? How many shells of F block elements are incompletely filled? उन सबके नाम बताओ। चलो next one. We'll go with the हर्षिदा। हर्षिदा, come on, डाणु। हर्षिदा जादव, डाणु। हर्षिदा नहीं बोल रही है। हाँ, ईशा। ईशा कम, अनम्यूट योर माइक। ईशा राउत, ठीक है। ईशा जी, आर यू देयर ईशा? नहीं।
ओके, ईशा को नहीं बोलना है क्या? चैतन विल गो विद द नेक्स्ट इज साक्षी मिस्त्री, पालघर। साक्षी मिस्त्री। Yes, sir. हाँ, साक्षी, अच्छा, यू स्पीक मी दैट विच आर द 3 shells which are incompletely filled, उनके नाम बताना है। लास्ट शेल को क्या बोलते हैं, सेकेंड लास्ट को क्या बोलते हैं, और थर्ड लास्ट को क्या बोलते हैं, तीनों के नाम बताओ। Penultimate पेनल्टीमेट, करेक्ट। और pre-penultimate. प्री पेनल्टीमेट, और लास्ट वाला क्या है, अल्टीमेट। तो पहले Ultimate. लास्ट शेल अल्टीमेट, सेकेंड लास्ट शेल को क्या बोलेंगे, Penultimate. पेनल्टीमेट, थर्ड लास्ट शेल Pre-penultimate. प्री पेनल्टीमेट। एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, तो अभी जो भी इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आता है वो कौन से शेल को फिल करेगा, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट? Which shell will the every new incoming electron fill up? Every new electrons in the F block enters which such shell? I don't know. Penultimate shell or pre-penultimate shell? I don't know. Don't know. और कोई? इसी तरह हनु, सर पेनल्टीमेट। penultimate. Pre-penultimate. Pre-penultimate is the correct answer. अरे pre-penultimate ना, pre-penultimate कौन सा शेल होता है, F सब शेल होता है। So they are F block elements क्यों बोलते हैं, because they are filling up of what, F sub shell। और pre-penultimate shell कौन सा है, F sub shell। That's why this F block elements go on filling up of what, pre-penultimate shell। अगर डी ब्लॉक के बारे में पूछेंगे ना, तो डी ब्लॉक में क्या आएगा, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है, सेकेंड लास्ट, तो वो सेकेंड लास्ट बनते हैं, डी सब शेल बनते हैं। और एफ ब्लॉक आएगा तो क्या बोलेगा, प्री पेनल्टीमेट, वो कौन सा बनते हैं, एफ सब शेल बनते हैं। एफ सब शेल को क्या बोलेंगे, थर्ड लास्ट शेल। थर्ड लास्ट शेल का मतलब क्या हो जाता है, प्री पेनल्टीमेट। उसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, n-2। यहां पर लिख देता हूं मैं, ultimate, penultimate and pre-penultimate। pre-penultimate, pre-penultimate को हम एंटी पेनल्टीमेट भी बोल सकते हैं, एंटी पेनल्टीमेट। ये सेकेंड लास्ट, ये लास्ट, डिनोटेड बाय n-1, n-2। ठीक है, तो ये कौन से करते हैं, एस एंड पी ब्लॉक, ये वाला डी ब्लॉक और ये वाला एफ ब्लॉक। सो दिस वे द शेल्स आर बीइंग फिल्ड बाय दिस एलिमेंट्स, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड प्री पेनल्टीमेट। एंड रिपीट, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 14। एक्टिनॉइड सीरीज में टोटल एलिमेंट्स 14, टोटल एलिमेंट्स 28। Lanthanum and actinium do not belongs to F block elements. Lanthanum and actinium do not belongs to F block elements, but as elements are placed after lanthanum, they are called as lanthanoids. After actinium, they are called as actinoids. तो सबसे पहला मेंबर कौन सा है, पढ़ा था सब सीरीज का, लेस, प्रेस, नंदू, पीएम, सामने आई गाड़ी, तब दबाया हॉर्न, अरे तुम यार लुच्चे हो। करेक्ट, इसमें याद रिमेंबर, प्लेस प्रेस नंदू, पीएम, सामने आई गाड़ी, तब दबाया हॉर्न, अरे तुम यार लुच्चे हो। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ व्हाट, लैंथेनॉइड सीरीज। सो हाउ टू रिमेंबर, लालू। लास्ट वाला कौन सा है, एलयू, लुटेटियम। और इसको स्ट्रिक मार्क करते हैं, इसको स्ट्रिक मार्क क्यों किया है, कम ऑन समबडी स्पीक, स्ट्रिक मार्क क्यों किया है? Sir, it is radioactive. हाँ? Radioactive. एक्सलेंट आंसर। पूरे इस लैंथेनॉइड सीरीज में एक ही रेडियोएक्टिव मेंबर है, वो Fe है, his name is प्रोमेथियम। अभी भारत को भी पीएम ही चला रहा है ना, क्योंकि पीएम ही एक्टिव है।
तो पीएम को याद रखना है जैसे कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, बाकी सारे नॉर्मल स्टेबल एलिमेंट्स है। ओनली पीएम प्रोमीथियम इज द ओनली रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन द लैंथेनॉइड सीरीज। क्यों स्पेशली हाईलाइट किया? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे एक्टिनॉइड सीरीज में एक्टिनॉइड में से आ था पा यू, तो ये तीन एलिमेंट्स जो है, या इसका एटॉमिक नंबर 92 ना, इसका 90, इसका 91, तो ये तीन एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली ऑकरिंग है और इसके बाद सब आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, और ये तीनों एलिमेंट्स और ये एलिमेंट सब रेडियोएक्टिव है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव है। बट प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पर कि यूरेनियम तक नेचुरली रेडियोएक्टिव है, यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स प्लेस्ड है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव है, ह्यूमन बीइंग्स में। So all in short, again synchronize, again I make the statement, all the elements of actinoid series are radioactive, but in this one only PM is the radioactive elements. Now important topic of this part, electronic configuration and lanthanide contraction. पहले lanthanide contraction बता देते हैं। Lanthanoid contraction. As we move from LA to LU, we are moving from where? Left to right. So atomic size should go on decreasing. Decrease होता ही है. But this decrease in atomic size is more than the normal. This decrease in atomic size is more than the normal. Why? Because they are filling up of what? They are filling up of what? Last 3 shells. और last 3 shells के चक्कर में क्या हो जाता है देखते हैं. इसका क्या लिखा है मैंने? लैंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है Xe xenon 4f 1 to 14 5d 1 to 0 6s। सो एवरी न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन कहां पर भरेगा? मैंने बताया था f में भरेगा, इससे 1 to 14 ना f भरेगा, तो वो f पे भरता है। इसके आगे जो शेल है, इसके आगे जो शेल है वो कौन सा शेल रहेगा? s या p रहेगा। तो I'll show this structure here. 6s 5d 4f। तो एवरी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाता है? इधर जाएगा। और इसके पहले जो शेल प्रेजेंट है वो d सब शेल प्रेजेंट है, D सबशेल प्रेजेंट है, एंड वी आर फेमिलियर कि D एंड F सबशेल ऑफर्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट का उससे फायदा, उससे क्या हो जाएगा? तो ये F है, ये D है और ये S है। नया इलेक्ट्रॉन कहां पर आया? F में आया। एक बार आपको बताता हूं। थर्ड लास्ट शेल 4F, सेकंड लास्ट 5D, लास्ट 6S। हर जो नया इलेक्ट्रॉन आया वो कहां पर आया? वो 4f में आया। इट कम्स इन 4f। नाउ व्हाट इज 4? D and F shells offer poor shielding effect। तो इसकी वजह से poor shielding effect है, तो 6s के पास कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आराम से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। And this attraction atomic size of this element goes on decreasing. Atomic size goes on decreasing. Such decrease in atomic size is more than the normal, and such decrease in atomic size is called as lanthanoid contraction। इसका मतलब रीजन क्या लिखना है अपने को? रीजन क्या है? अपने दो रीजन है कि बिकॉज ऑफ व्हाट? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एक, या तो फिर क्या? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर दो रीजन सिर्फ एक्सेप्ट वन एनी वन रीजन, दोनों रीजन एप्लीकेबल है। अब इस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट इतना है कि लुटेटियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा? इसका 57 है। तो 57 और ये कितना एलिमेंट है? 14। तो 57 प्लस 14 जाएगी 71। 71 के बाद वाला जो एलिमेंट है ऑफ्नियम, अफ्ता रसूल रे, 72, 73, 74, 75, ये कहां पर है? दिस आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक।
And as they are placed after lanthanoids, these elements are called as after, na? After मतलब बाद में मतलब post. So therefore these elements are called as post lanthanoids. Elements are called as post lanthanoids. तो इन पर भी ये lanthanoid contraction का असर दिखता है. मतलब क्या? Their atomic size also goes on decreasing more than the normal. Because of lanthanoid contraction, the atomic size of the post lanthanoid also decreases more than the normal. Due to this, what happens? Due to this, the elements which are placed above them. इसको कैसे लर्न करना है? जरा नुस्ता मोबाइल था इसी देखो मैंने मेमोनॉमिक्स अच्छे से लर्न किया तो सिंबल बदल आ गया जरा नुस्ता मोबाइल था तो अभी ये पोस्ट लैंथनॉइड्स है ये इसके ऊपर वाला सीरीज है थ्योरी क्या बोलता है as you move down the group atomic size should go on increasing बट हो क्या रहा है यहाँ पर इनका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है किसी वजह से लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है तो जब इनको कंपेयर करेंगे इनका एटॉमिक साइज नियरली सेम है इनका एटॉमिक साइज नियरली सेम ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इनको डिफरेंशिएट करना क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है उसको हम यूज करेंगे वर्ड टू आइसोलेट देम इट बिकम्स डिफिकल्ट टास्क एंड हेंस such property of post lanthanoids with the above series is called as what? It's called as chemical twins. आपको ये properties ये नाम लर्न करना है, sorry पेयर लर्न करना है. ZRHM, NBTA, MOW, PCRA are what? Are chemical twins. Then last topic now. As we move from LA to LU, अब बताया लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होते जाता है. एटॉमिक साइज डिक्रीज होके जाएगा तो इनका क्या हो जाएगा यहाँ पर साइज इनका कैटायन का भी डिक्रीज हो जाएगा तो लैंथनॉइड और कॉमन ऑक्सीडेशन से हम सबको याद है प्लस सर आप म्यूट हो गए सर फिर से म्यूट हो गए आवाज नहीं आ रही है सर सर आवाज नहीं आ रही है अभी आ रही है आवाज यस सर हाँ सर क्या हुआ प्लीज वन ऑफ देम स्पीक अगेन आ रही है सर आ रही ना क्लियर ना अभी वॉइस हाँ सर हाँ ठीक है वापस बोलता हूँ अभी एक बार बोर्ड क्लियर कर देता हूँ अच्छे से लिखता हूँ वापस दो all those forms hydroxides and as they are having lanthanol are having common oxidation state +3 so they will form hydroxide tries बराबर है तो पर क्या बोला लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो हाइड्रोक्साइड्स का साइज भी क्या हो जाएगा डिक्रीज होता है so as we move from cerium trioxide to up till lutetium trihydroxide or lutetium hydroxide the size goes on decreasing तो हमको आरएमएस ने क्या बोला था कि जितना छोटा साइज रहेगा जितना कम नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रहेगा उतना वो क्या देगा बेसिसिटी कम होगा और फ्रैजाइल ने क्या बोला था स्मॉलर द साइज लेस द नंबर ऑफ OH माइनस
तो साइज छोटा होते जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फ्रेग्रेंस OH माइनस आयंस का भी नंबर कम हो जाएगा, एंड देन अकॉर्डिंग टू RNS OH माइनस आयंस कम हो जाएगा, तो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन as you move from Lu to Ce to Lu, what will happen? Their basicity will go on decreasing. Basicity of the elements, basicity of the hydroxides will go on decrease. Distinguished point पे ना सब distinguished point से मिला है, मतलब क्या होगा, सब distinguished points में क्या याद रखना है कि लैंथेनॉइड्स हर चीज में कम है, एक्टिनॉइड्स हर चीज में ज्यादा है, सिर्फ एक बाइंडिंग एनर्जी में। बाइंडिंग एनर्जी में क्या हो जाता है, लैंथेनॉइड्स का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और एक्टिनॉइड्स का कम है, बाकी हर चीज में लैंथेनॉइड्स कम है, एक्टिनॉइड्स आर मोर। एंड बाइंडिंग एनर्जी हम सबको आता है, क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है, या फिर केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। आज मैं एक और बात बोलना था कि 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो थोड़ा सा आप लोग वेट कर दो, फिजिक्स में वैसे हो गया लगता है, वो फिजिक्स में आता है पार्ट, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी आप रीड कर सकते हो, स्टैंडर्ड 11 की टेक्स्ट बुक में है। अभी इस साल जो न्यू 12 टेक्स्ट बुक है ना, उसमें क्या किया है, जनरल प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था केमिस्ट्री पेपर 1 में, जनरल प्रिंसिपल इन आइसोलेशन, तो उसके कुछ टॉपिक्स डीएनए ब्लॉक में आ गए हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन है, तो उसके ओर्स वगैरह आपको थोड़ा सा रीड करना है। यू कैन रेफर न्यू 12 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आल्सो इफ यू गेट टाइम। वैसे टाइम में भी करके क्या कर रहे हो, तो चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ न्यू 12 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का, तो उसको आप थोड़ा सा रीड करो, उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अकॉर्डिंग टू व्हाट एनसीईआरटी बेस के हिसाब से हमने बुक बनाया, बुक डिजाइन किया हुआ, ठीक है ना, एवरीबॉडी गेटिंग इट हियर। नाउ कम टू योर एमसीक्यू शीट। चलो सब लोग अपना अपना एमसीक्यू शीट निकालो, कितनी पढ़ो। फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। First 5 questions will solve. I'll give you 2 minutes. So first solve first 5 questions. Okay, students, first 5. Hello. Can you listen me, students? Yes, sir. हाँ, so first 5 हो गया सबका? नहीं हुआ लगता है। स्टार्ट करो, सॉल्व करो फर्स्ट 5। Come on, come to the question. First question, everybody. In which of the process platinum is used as a catalyst? The options are production of synthetic rubber, hardening of oil, oxidation of ammonia to nitric oxide, and synthesis of methanol. देखो अगर डायरेक्टली आंसर नहीं आता तो इनडायरेक्ट वे में जा सकते हैं, उल्टा वे में जाएंगे। पहला क्या लिखा है? हेलो D. रिपीट अगेन। D. D. डी। तो तुम बताओ आंसर। B for boy. C. बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल भी रॉन्ग है। क्यों? हार्डनिंग ऑफ ऑयल में क्या यूज करते हैं हम लोग? निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं।
ओके बराबर है। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक रबर में सल्फर इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और स्लैश वाला सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल में क्या यूज किया था अपन ने, याद है क्या? ये कौन सा चैप्टर का है? हाइड्रोजन चैप्टर में किया था अपन ने। सिन गैस, सिन गैस का मतलब क्या होता है? CO प्लस H2, याद है ना? हाँ, तो बचा कौन सा? C वाला, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रिक ऑक्साइड। Oxidation of ammonia from nitric oxide is carried out by using what? Carried out by using what? Platinum. If you want, I'll give you the reaction here is. That is ammonia when reacted with oxygen in presence of what? Platinum. It forms what? Nitrous oxide, NO. And water is removed outside. Balance आप बाद में कर सकते हो. This reaction is carried out at around about 750 degrees C to 900 degrees C. इसका बैलेंस आप कर सकते हो. So ammonia when oxidized using platinum and from nitrous oxide. इस मेथड का नाम याद आ रहा है क्या? ये P ब्लॉक का पार्ट है. P ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली आपने किया हुआ है. नहीं याद आ रहा. The name of this method is process. Correct ना? This method is what? Osmotic process. मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस आप कर सकते हो. Now go for second question. Across the lanthanoid series, the basicity of the lanthanoid hydroxides decreases. Correct answer. Decreases. D. Decreases. D. B for Bombay. B. बराबर है. Decreases. So let's go for the third one. Which of the following species impart color to an aqueous solution? D. Yes. What happened? Cr3 plus. Cr3 plus. Correct answer. Yes. Reason क्योंकि Di4 plus, Cu plus and Zn2 plus है. क्या आएगा? 3D0 हो जाएगा. पहले तीनों जो एलिमेंट्स हैं, आयन्स हैं, उन तीनों में 3D0 हो जाएगा. एंड 3D0 में तो कोई कलर नहीं दिखाता है क्योंकि एक्साइटेशन के इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ना. तो बचा क्या? क्रोमियम 3 plus. Chromium 3 plus will show color. Next question 4. Which of the following is more paramagnetic? More paramagnetic का मतलब सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? Come on, students. Fe3 plus. Option A. C. C option. Option C. Fe3 plus. Fe2 plus. Fe2 plus आएगा ही नहीं क्योंकि उसके पास देखो 3D2 होता है ना, वो निकल जाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 बचेंगे उसके पास. Fe3 plus. Fe3 plus तो और कम हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड रहेंगे. तो Fe और Fe वाला आएगा ही नहीं. बचा क्या? Mn और Cr में देखो. Fe3 plus करके देखो क्या? Fe का एटॉमिक 3D6 4s2. Fe3 plus हाँ 3D5 आएगा Fe में ना. करेक्ट. और Fe2 plus में कितना आएगा? 3D6 आएगा, मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. और Mn3 plus में3D4 आएगा. हाँ 3D4 आएगा Mn3 plus में. Mn3 plus में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. और फिर बचा क्या? Cr3 plus. Cr3 plus में भी देखा अपन ने थोड़ी देर पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो आंसर इज करेक्ट. सॉरी, Fe3 plus करेक्ट आंसर है. Fe3 plus is the correct answer. करेक्ट है. नेक्स्ट 5th one.
इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैग इज प्रोड्यूसेस, ये हम सबको आता है। क्या है स्लैग का नाम? आयरन को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस से तो उसमें स्लैग जो बनता है उस स्लैग का नाम क्या है? नहीं याद आ रहा है? ट्रांसलेशन ऐसे होता है ना, सिलिका डालते हैं तो क्या बनता है? CaSiO2, कैल्शियम सिलिकेट, स्लैग। कैल्शियम सिलिकेट मतलब स्लैग होता है। तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड अलोंग विद टू रिमूव द सिलिका। तो सिलिका क्या, सिलिका कंबाइन हो जाएगा और बनेगा कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज कॉल्ड एज स्लैग। ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गो फॉर 6 to 10। हार्ड है 6 वाला, थोड़ा सा अच्छे से करना। 6 to 10 को हाँ, क्या बोला उन्होंने कि MnO4 पोटेशियम मैंगनीज इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट। तो क्या है, हम लोग वाटर के साथ डिसोशिएट किया है उधर, बराबर है। तो वाटर के साथ डिसोशिएट करेंगे क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? न्यूट्रल एक्वस मीडियम ना, इससे वाटर लिया है। तो न्यूट्रल एक्वस मीडियम में डिसोशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा MnO4 माइनस MnO4, एक न्यूट्रल एक चार्ज वाला। तो प्रोडक्ट इस तरह से है। तो उन्होंने क्या बोला है? ये कितना है? 1 मोल है। तो ये 2 है, ये 1 है, मतलब ये 2 पार्ट्स ऑफ 1 मोल ना, और ये 1 पार्ट। ये समझ में आया? 2/3 और 1/3 क्या लिखा है? हेलो स्टूडेंट्स, गेटिंग दिस आंसर? हाँ या नहीं? सिक्स क्वेश्चन सबको समझ में आया? सर पुन्हा एकदा रिपीट करा ना. ठीक आहे, पुन्हा रिपीट करतोय. काय प्रश्न काय विचारले बघा परत. MnO4 2 माइनस, ये कितना दिया है? 1 मोल दिया हुआ है इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट. डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हो जाता है कि इसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं, बराबर है. डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स, in 2 different parts which are not equal, that is called as disproportionate. Disproportionate का मतलब एक मॉलिक्यूल दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है और जो इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए इसको डिस्प्रोपोर्शनेट. नाउ इसको वाटर में डिसोशिएट करेंगे तो एक मैंगनीज आयन मिलता है और एक मैंगनीज कंपाउंड मिलता है. तो ये बोला है 1 मोल है, तो इसे 3 लिया है ना बैलेंस करने के लिए. स्टोइकियोमेट्रिक वॉल्यूम अपना 3 है, तो ये 2/3 ऑफ द वॉल्यूम है और ये 1/3 ऑफ द वॉल्यूम. ये पूरे वॉल्यूम का 1/3 है और ये पूरे वॉल्यूम का कितना है? 2/3 है. 2/3 पर 1/3 1 हो जाएगा ना. तो इस तरह से वॉल्यूम को डिवाइड किया है, इससे ये वॉल्यूम डिवाइड किया है, इससे हमको पता चल जाएगा. अभी समझ में आया? 2/3 1/3 कैसे लिया? वो बहुत बड़ा टाइप डिस्प्रोपोर्शनेट. डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब मैग्नेटिक आयन
is dissociate water and two unequal parts are getting. एक ion form मिलता है, एक compound form. Total volume 3 है. Total volume 3 है, तो 3 volume का 2 parts मिलता है और 3 volume का ये 1 part मिलता है. इसे 2 parts क्यों बना? तो ये आंसर चेक करो, ऑप्शन चेक करो, क्या आएगा ऑप्शन? ए ऑप्शन ऑप्शन ए. क्लियर? अभी समझ में आ रहा है? Now go for 7th question. 7, 8, 9, 10. So 7 से 10 तक करो, फिर डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट स्टार्ट करें. Which one of the following pair of ions have same electronic configuration? Sir, option B. Very good, perfect. 8th one. The pair of which salts is expected to have same colors in a freshly prepared aqueous solution? तो आपको इसमें से क्या ढूंढना है? जिसके पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना, वो ढूंढो. कलर्स किसका सेम रहेगा? जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा. Okay. A sir, option A. ए में कितना है? वैनेडियम का +4. तो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? साइंस टीचर वेरी. साइंस टीचर वेरी मतलब 23, मतलब 3d3 4s2. तो V4+ होगा, मतलब कितना आ जाएगा? 3d1. और क्या बोला? सामने क्या दिया है? क्यूप्रस क्लोराइड. 100. क्यूप्रस क्लोराइड, तो Cu2+. Cu2+ मतलब 3d9 4s0, बराबर ना? 3d9 4s0. तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. नंबर ऑफ unpaired electrons same, that's why they will show both same colors. correct answer. जो भी बोला फर्स्ट वन राइट है. आगे करने की जरूरत ही नहीं. फिर ये समझ में आया सबको? VOCl2 ये क्या किया है यहाँ पर? एवरीबॉडी और तो है ना? Yes, sir. हाँ ठीक है. पुढे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. The valence shell of transition element consists of, ये तो डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं.
B option. B option. ऑप्शन डी, डी नहीं आएगा, डी आएगा, डी n-1d और ns। ऑप्शन डी। हाँ करेक्ट है, डी। हाँ नेक्स्ट 10th वन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर? आज सबसे पहला टॉपिक वही लिया था। ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर में कौन सा कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है? कॉपर, करेक्ट आंसर, कॉपर इज प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, ओके, तो अभी ये लास्ट लेक्चर की, इसके पास कोई लेक्चर है? ये लास्ट लेक्चर है। लास्ट है ना? तो चिराग सर, कासत सर, यस सर, कंप्लीट करो लेक्चर यहाँ पर ही। यस सर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेस्ट आज कौन सा है? स्टूडेंट्स, आज कौन सा टेस्ट है? काइनेटिक्स। हाँ, आज 6 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा। +4 and -1 प्रॉपर है वहाँ। आपका टेस्ट 6 बजे स्टार्ट होगा इन 1 hour 15 minute। मैंने क्वेश्चन है ना 45 डाले हैं। और कल का कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव का टेस्ट है, इसमें 25 क्वेश्चन जैसे जी का टेस्ट है वो। तो क्या है केमिकल काइनेटिक्स का? क्या टाइम ड्यूरेशन? देखो इसका है ना 1 hour 15 minute है केमिकल काइनेटिक्स का। और कंटिन्यूटी का जो है डिफरेंशिएशन का है उसका मुझे लगता है 1 hour है। है ना उसमें। और सैटरडे है ना कोई टेस्ट नहीं है। और संडे को फुल सिलेबस जेई और नीट का 360 मार्क का और 720 मार्क्स का टेस्ट है। ओके सर। संडे लेक्चर नहीं होगा उस दिन, सिर्फ टेस्ट होगा फुल सिलेबस का। और वो भी मुझे लगता है हम सुबह कंडक्ट करेंगे। सेकेंड थिंग, अजित सर है ना, इज रेडी फॉर द लेक्चर। मुझे आपको टॉपिक पूछना था विच वी कैन स्टार्ट। अजित सर का टॉपिक कोई चालू था, थर्मोडायनामिक्स और पी ब्लॉक कंप्लीट किया था मुझे लगता है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स कोई मुझे व्हाट्सएप पर्सनल करें तो मैं अजित सर का लेक्चर्स कल से भी अरेंज कर सकता हूँ या फिर as early as possible। तो आज भी सर अवेलेबल थे बट आई वाज नॉट एबल टू अरेंज दैट बिकॉज़ टॉपिक वाज नॉट फाइनलाइज्ड। सो एनीवे सब लोग रेडी हो जाना ये टॉपिक्स का। और ये आज का टेस्ट केमिकल काइनेटिक्स है। और जितने भी टॉपर्स ये जो टेस्ट में टॉप किया है ना, उन लोग को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक एक करके उनका पेटीएम किसी का नहीं चालू, तो हम उसका वो सेंड नहीं कर पाए अभी तक। बट फर्स्ट इनका सेंड किया था मैंने फर्स्ट टेस्ट का। तो आई एम सेंडिंग दैट 1 by 1। सो एनी स्टूडेंट हु फील दैट कि मेरा टेस्ट का रिजल्ट्स मुझे बताया नहीं गया या ऐसा कुछ है तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। बायो कल के टेस्ट में रिया फर्स्ट है एंड आई हैव टू चेक दैट सेकंड एंड थर्ड इज। तो रिया पाटिल फ्रॉम पालघर, शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स। सो हमने वो ग्रुप में सेंड किया है सब में, who is the first and second। ओके, नीतू मिश्रा है यहाँ ग्रुप में आज लेक्चर में। नीतू मिश्रा, शी स्कोर्ड एक्चुअली सेकंड बट वो थोड़ा बाद में पता चला बायो की टेस्ट के लिए। कल शाम को उसका रिजल्ट में थोड़ा चेंज हुआ। तो नीतू मिश्रा इज सेकंड। इफ एनीथिंग, या कोई डाउट? ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। Bye sir, thank you sir. बाय बाय बाय। हाँ हेलो चिराग सर। यस सर। ये आपने सुमित सर बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, वो अपने को स्पीड चेक करना था ना अपना इसका। हाँ हाँ, आप आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ। मैं अभी करना, जब आपका लेक्चर हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया सर का लेक्चर, हो गया गतसुख सर का। अच्छा, तो अभी कर ले 2 मिनट में। हाँ हाँ चलेगा। ओके। गतसुख सर निकल गए।
यस सर, आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ, मैंने वीडियो ऑन किया है, मैं वीडियो के सामने हूँ अभी। ओके। और अभी अपना जूम चालू है, तो अभी आप देखो, मतलब आपको बराबर दिखाई दे रहा है, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। यस सर। दिस इज द बोर्ड। मेन तो वॉइस है, अगर पहले तो अपना वो वॉइस अटक रहा था ना वो दूसरे मोबाइल में। हाँ। तो ये मोबाइल में अभी आप वॉइस का क्वालिटी आप चेक करो, आपको वॉइस बराबर आ रहा है क्या। ओके। तो दो चीजें थी, एक तो वॉइस का था, दूसरा अपना वही वीडियो अपना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था और हैंग हो रहा था। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना मेरा वीडियो, ऑडियो देख पा रहे हो ना। हाँ हाँ। ओके ओके। तो यहाँ पे मतलब अभी मैंने माउंट नहीं किया उसको, तो मैं फिलहाल अभी मतलब आई जस्ट राइट तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है। हाँ हाँ, दिख रहा है सर प्रॉपर। और मेन तो कैसा इसमें मेन तो दिखना है, और दूसरा है कि अपना जो ऑडियो है, तो ऑडियो भी प्रॉपर है सर। वही दो चीजें मेन चेक करनी थी। उस टाइम वो कल कैसा था, कल आपको आवाज ही नहीं आ रहा था ना, मतलब ऑडियो भी नहीं आ रहा था, वीडियो भी नहीं आ रहा था। हाँ, मतलब ऑडियो बहुत कट होके आ रहा था और वीडियो। यस यस। तो ये अभी तक अपने मेरे जो लेक्चर्स हुए ना, जो कंप्लीट हो पाए बराबर, तो वो ये मोबाइल से हो पाया। तो अभी मैंने ये मोबाइल से कनेक्ट किया है। ओके। तो आई थिंक ये मोबाइल में वॉइस का भी क्लैरिटी है, और मेरे ख्याल से वीडियो में भी अटक नहीं रहा है, मतलब तो यस, अभी तक तो। एक मिनट, हाँ, कासस सर भी है लाइन पे। हाँ बोला था सर, मैंने सर को फोन किया था। हाँ हाँ, चैतन्य यू कैन लीव। पुष्पक। पुलिस ने गाड़ी बताया मम्मा ने, कहा थे पुलिस, मम्मा ने बताया आ रही छोड़ दी पुलिस की गाड़ी। मैं पुलिस में ऐसा थे जो हम सर आप मोबाइल जहाँ ये करते हैं ना, स्क्रीन पे लगा देना। हाँ। अच्छा, बोर्ड पे माउंट करूँ? हाँ हाँ चलेगा, एक मिनट। हाँ एक मिनट। पुलिस कुछ आपने क्या बोल रहे थे? जेल में मम्मा होय तो હું પછી શું કરીશ? एको શું કરીશ? મમ્મા નહીં હશે તો પણ ચીચી કોણ હશે? સંભળાય છે અવાજ, ઓડિયો ચાલુ છે। કશુક સર, कसूक सर लैपटॉप ऑफ कर दीजिए, ऑडियो ऑन करो। ऑडियो और हेडफोन लैपटॉप के बैग में। चैतन्य, पुष्पक, कासस सर, कहाँ है कासस सर? हाँ सर, अभी आप सर कुछ लिखिए ना। हाँ भाई, अभी मैं लिखता हूँ,